नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। और ये हमारे हैंडमेड नोट्स हैं। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ये सीटेट में बहुत ही अधिक हेल्प करेंगे। तो जब मैं अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसा कोर्स मुझे नज़र नहीं आया जो हमारा चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज हो और जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें दी गई हैं। तो इसलिए मैं इस यूट्यूब पर आया, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पर खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपना बैच परचेज़ करने के लिए आते हैं। पर हमारे चैनल पर आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट्स और हैंडमेड नोट्स की तरह बिल्कुल मिलेंगी। जिस तरह से मैंने अपने सीटेट पेपर में क्वालिफाई करा और 40 प्लस स्कोर किया, उस तरह से आप भी इन नोट्स को पढ़कर कर सकते हैं। तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप इन्हें वीडियोस को पढ़कर जाते हैं तो आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं। तो इन वीडियोस की हम पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इन सब की पीडीएफ हमारे अध्यापक एकेडमी चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की 5th चैप्टर तक फिनिश किया था, और इस चैप्टर में हम करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल। तो इस चैप्टर में हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल जैसे पर्वत, पहाड़, पठार और हिमालय और मैदान इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये चैप्टर हमारे लिए सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पर्वत पर अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे वलित पर्वत किन्हें कहते हैं और उदाहरण क्या क्या हैं उनके इत्यादि। तो चलिए देखते हैं। पहाड़ी और पर्वत, हमारा चैप्टर शुरू होता है पहाड़ी और पर्वतों के डिफरेंस से। तो पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी वह स्थल भाग हैं जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती हैं। और पर्वत पर्वत है हमारा 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। पर्वत होता पहाड़ी है, पर जो पहाड़ी 600 मीटर से ऊंची हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पर्वत। पर जो पहाड़ी 600 मीटर से अधिक नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? उसे पहाड़ी कहते हैं। पर जो ऊंची हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पर्वत। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्थल रूप, विभिन्न विभिन्न स्थल रूप। आप देखिए, यहाँ पर ये हमारा पर्वत है और ये यहाँ पर हमारी पहाड़ी है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि पर्वत तो ऊंचा उठा हुआ है, हमारा ढलान है, पर पहाड़ी ऊंची उठी नहीं है और इसमें इतना ढलान भी नहीं है। पर्वत में क्या एक और डिफरेंस होता है कि इनमें ढलान अधिक होता है और पहाड़ियों में ढलान इतना अधिक नहीं होता है। इंसान आसानी से इस पर चढ़ सकता है, पर पहाड़ी पर मुश्किल होती है। पर्वत पर मुश्किल होती है। अब ये सब बनते कैसे हैं कि कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं नदियाँ हैं। तो ये बनते हैं स्थल की विभिन्न क्रियाओं से, जो है दो दो प्रकार की। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। तो सबसे पहले हम आंतरिक के बारे में जानते हैं। तो आंतरिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं देखते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होने से बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि कहीं भूकंप आया तो उस जगह कहीं कहीं दरारें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो क्या है? आंतरिक प्रक्रिया है। या फिर हमारी जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, और प्लेटों के टकराने से आपस में भूमि ऊपर उठ जाती है। जैसे कि हमारा हिमालय था, जिस पहले जहाँ टैथिस सागर था, और जब हमारी प्लेटें आपस में टकराईं तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये सब किसकी वजह से होता है? आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से। नेक्स्ट, बाह्य प्रक्रियाएं। सेकंड हमारा है बाह्य प्रक्रिया। ये किससे होती है? ये हवा, पानी और जल से होती है। हवा से कैसे होती है? जैसे हवा किसी चीज़ को उड़ाकर कहीं और डालते, जैसे रेत को डाल देती है,
तो ये सब हमारी बाहरी प्रक्रियाओं में आती है। देखते हैं, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, परंतु जब आंधी आती है तो उन टीलों को उड़ाकर कहीं और छोड़ देती है। तो वहाँ से जहाँ से रेत को उठाया गया, रेत की टीलों को, वहाँ से ज़मीन की ऊंचाई कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरदन। और परंतु जब वो हवा उन रेत को टीलों को कहीं और जाके डालती है तो एक नए स्थल का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो निक्षेपण होता है, निक्षेपण की प्रक्रियाओं के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो बाह्य प्रक्रियाओं में हमारी दो तरह की क्रियाएं होती हैं, पहला अपरदन और निक्षेपण। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। तो किन किन तत्वों से होती है, जल, वायु और बर्फ। अब देखते हैं पर्वत। तो इनसे सीटेट में हमारा बहुत बार क्या, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और हमारे सीटेट इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि देखने में लगता है। अगर हम इसे सीरियस होकर पढ़ेंगे ना, तो हमारे सीटेट एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकाल सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो चलिए देखते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो देखते हैं, इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, अरावली, जो कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे पुरानी कौन सी है, वलित पर्वत अरावली। और उत्तरी अमेरिका के एल्प्शियन तथा रूस के यूराल पर्वत। तो आई होप आप इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा है भ्रशोंत पर्वत। तो खिंचाव के कारण, भ्रशोंत पर्वत कौन से होते हैं, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। दरार या भ्रंश के कारण अवरोधी पर्वतों का निर्माण होता है, इन्हें भ्रशोंत पर्वत कहते हैं। जैसे ज़मीन फटी कोई, तो वहाँ से स्थलाकृतियाँ विभिन्न प्रकार की निकलने जाती हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। तो ऊपर उठे खंड को क्या कहा जाता है, उत्खंड, और नीचे धसे को द्रोणिका भ्रंश, जो कि आप इमेज से देख सकते हैं। ये हमारा है भ्रशोंत पर्वत। जो हमारा ऊपर उठ रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं उत्खंड भ्रंश। जो हमारा नीचे रह गया है उसे कहते हैं द्रोणिका भ्रंश। आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी और वोसिस पर्वत। ये वाला हमारे सीटेट 2019 में पूछा गया था कि भ्रशोंत पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो बाकी 3 हमारे वलित पर्वत के उदाहरण दिए गए थे, और एक भ्रशोंत पर्वत जो कि वोसिस पर्वत का उदाहरण था। तो हमारा आंसर था वोसिस पर्वत। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो वे पर्वत जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजी जामा। तो आप इन एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा। मैं आपको इस चैप्टर में इन नोट्स में थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर थ्योरी आती नहीं, खाली पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। तो ये आपके टाइम के लिए भी बचत करें और कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे सीटेट में, जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में साइड में दी गई होती है। तो देखते हैं मोनोकी पर्वत। तो यह पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है, वो भी सतह के नीचे। तो
मोनो की पर्वत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है? 10,205 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पठार। पठार की 3 विशेषताएं हैं। तो पठार उठी हुई या सपाट भूमि होती है। सेकंड, यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है। जैसे ये हो गया हमारा पठार। तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो कौन सा कैसा होता है? जैसे हमारी मेज होती है ये ऐसा, ये होता है पठार। नेक्स्ट जानते हैं तिब्बत के पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई है 4,000 से 6,000 मीटर तक, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पठार की उपयोगिताओं के बारे में देखते हैं। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। तो पठार इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका के पठार में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। एक तो सोना एवं हीरा। नेक्स्ट, अब छोटा नागपुर का पठार, जो कि हमारा भारत में है। तो छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, कोयला तथा मैग्नीज। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हिंडूर जलप्रपात। तो हिंडूर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हमारा छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो आप इन दोनों को याद रख लीजिएगा कि हिंडूर जलप्रपात कहाँ पर है? हमारा छोटा नागपुर में। और जोग जलप्रपात कहाँ है? हमारा कर्नाटक में। आगे देखते हैं। मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। तो मैदान की कितनी ऊंचाई होती है? समुद्र तल से 200 मीटर तक। अब देखते हैं भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो भारत में मैदान किससे बनता है? 2 नदियों से बनता है। पहला गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सेकंड देखते हैं चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके उदाहरण है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।